वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया है। राज्यसभा ने 12 घंटे की चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी। 128 सदस्यों ने इस विधेयक के पक्ष में और 95 ने विपक्ष में मतदान किया। लोकसभा से ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों के संरक्षण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ ही वक्फ परिसंपत्तियों का समुचित प्रबंधन करना है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वक्फ बोर्ड तथा स्थानीय प्राधिकरणों के बीच समन्वय बढ़ाकर प्रशासन में सुधार लाया जाएगा। विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं, विशेषकर विधवा और तलाकशुदा औरतों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार लाना भी है। इसके तहत वक्फ बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर बेहतर प्रशासन के लिए बोर्ड को और अधिक समावेशी बनाया जाएगा। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस अधिनियम से मुस्लिम समुदाय के करोड़ों निर्धन लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की पुष्टि करने वाले सांविधिक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। राज्यसभा ने आज तड़के इसे मंजूरी दी। यह प्रस्ताव इस वर्ष 13 फरवरी को संविधान के अनुच्छेद 356(1) के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा से संबंधित है। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले वर्ष नवंबर से मणिपुर में किसी हिंसा की खबर नहीं है। उन्होंने विपक्ष के इस आरोप का खंडन किया कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन स्थिति से निपटने में नाकाम रहने पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आई। इसे देखते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार मणिपुर में हिंसा रोकने में विफल रही। उन्होंने राज्य में हुई हिंसा की जांच कराने की मांग की। इस बीच कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने वक्फ संशोधन विधेयक को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय को भारी लाभ होगा। समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्री BL वर्मा ने कहा कि विधेयक देश के सामान्य तथा निर्धन मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक था। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष ने विधेयक पर अपने विचार सदन में रखे हैं। उन्होंने सरकार पर नकारात्मक कदम उठाने का आरोप लगाया। वहीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि आस्था के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करता है। संसद ने विमानन सामग्री हित संरक्षण विधेयक 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे कल मंजूरी दी थी और राज्यसभा पहले ही स्वीकृत कर चुकी है। विधेयक में विमानन उपकरणों से संबंधित हितों की सुरक्षा का प्रावधान है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि यह ऐतिहासिक विधेयक केप टाउन संधि के तहत भारत के विमानन कानूनों को वैश्विक कानूनों के अनुरूप बनाता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 10 वर्ष के दौरान विमान यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई है और देश में विमानन क्षेत्र 12% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थाईलैंड के बैंकॉक में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी स्थित देशों की पहल बिम्स्टेक के 6ठे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का विषय है बिम्स्टेक समृद्ध, समायोजी और समावेशी। इस दौरान बैंकॉक दृष्टि पत्र 2030 अनुमोदित किया जाएगा और भावी रणनीति तय करने के लिए बिम्स्टेक गणमान्य व्यक्ति समूह की रिपोर्ट का भी अनुमोदन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की थाईलैंड यात्रा पर कल बैंकॉक पहुंचे। उन्होंने थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैटोनथान सिनोवात्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। श्री मोदी और सुश्री श्रीवात्रा की उपस्थिति में भारत थाईलैंड कार्यनीतिक भागीदारी से संबंधित संयुक्त घोषणा पत्र का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकॉक में म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन ऑन्गलैंग के साथ द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री आज अपनी यात्रा के दूसरे चरण में श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंका की 3 दिन की यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए टैरिफ की घोषणा के बाद दुनिया के शेयर बाजारों में तेज गिरावट आई है। नए शुल्क घोषित होने के बाद कीमतें बढ़ने और अमेरिका तथा अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है कि इस घोषणा के बाद अमेरिका के शेयर बाजार में 27 खरब डॉलर की गिरावट आई। अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियों से जुड़े स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स 500 में 4.8% की गिरावट दर्ज हुई। ये 2020 में कोविड महामारी के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। इस घोषणा के बाद से एशिया से लेकर यूरोप तक के वित्तीय बाजारों में गिरावट का रुख है। तेल की कीमतों में भी 2 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की गिरावट दर्ज हुई है। विश्व व्यापार संगठन ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। चीन ने अमेरिका पर वैश्विक बाजारों में अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया है। वहीं यूरोपीय संघ ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े उपायों का वायदा किया है। फ्रांस ने अमेरिका की प्रौद्योगिकी कंपनियों पर भारी कर लगाने की बात कही है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने म्यांमार में भूकंप की आपदा को वहां जारी गृह संघर्ष समाप्त करने के अवसर में बदलने का आह्वान किया है। भूकंप से तबाह हुए इस देश के लिए मदद की अपील करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस संकट की घड़ी में सहायता की अपील की। महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जिस तरह म्यांमार की सरकार और लोग इस आपदा के समय एकजुट है, उसी तरह गृह संघर्ष को समाप्त करने के लिए भी एकजुट होने का समय आ गया है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार म्यांमार में 1 करोड़ 70 लाख लोग भूकंप की चपेट में आए हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हरा दिया। 201 रन के लक्ष्य के जवाब में हैदराबाद की टीम 16 ओवर और 4 गेंद में 120 रन पर सिमट गई। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता मनोज कुमार का आज निधन हो गया। वे 87 साल के थे और पिछले कई दिन से बीमार थे। मनोज कुमार ने भारतीय दर्शकों को कई यादगार फिल्में दी हैं, जिनमें उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति, शोर तथा पूरब और पश्चिम प्रमुख हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए भारतीय तथा नेपाली सेना के संयुक्त अभियानों का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में नेपाली सेना के सैन्य प्रशिक्षण महानिदेशक मेजर जनरल ध्रुव प्रकाश शाह भी शामिल हुए। भारतीय सेना का माउंट एवरेस्ट अभियान पारंपरिक साउथ कोल रूट से अपनी यात्रा पूरी करेगा। बिहार में 4 दिन की चैती छठ पूजा आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गई। राज्य भर में श्रद्धालुओं ने गंगा, गंडक, कोसी और अन्य प्रमुख नदियों के किनारे अलग अलग घाटों पर कमर तक गहरे पानी में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा अर्चना की। अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा और पंजाब केसरी की सुर्खी है वक्फ संशोधन बिल पर संसद की मुहर। दैनिक ट्रिब्यून ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के हवाले से लिखा है, विधेयक पारित होने से पहले गहन विचार विमर्श हुआ। अमर उजाला के शब्द हैं, वक्फ पर नया कानून सिर्फ एक कदम दूर, राष्ट्रपति की मुहर बाकी। वीर अर्जुन, अमर उजाला और दैनिक भास्कर ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, पीएफ से निकासी के लिए रद्द चेक जरूरी नहीं और नॉमिनी का नाम बदलने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, ट्रंप टैरिफ से दुनिया भर में हाहाकार, एशियाई बाजार धड़ाम। वहीं दैनिक भास्कर लिखता है, भारत पर चीन से आधा टैरिफ, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें 2 लाख करोड़ का लाभ। हरिभूमि के व्यापार पन्ने की खबर है, भारतीय रेल का नया कीर्तिमान, बीते वर्ष में बनाए 7,134 कोच और पिछले 10 साल में 54,809 नए कोच तैयार किए गए। राजस्थान पत्रिका, देशबंधु और दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने दी संपत्ति के खुलासे की सहमति। जनसत्ता के खेल पन्ने की सुर्खी है, ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप में भारत के मनीष राठौड़, हितेश और अविनाश जामवाल सेमीफाइनल में पहुंचे।